एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक नया मानवा स्टार्ट करने वाली हूँ। मानवा के स्टार्टिंग में हमें एक बड़ा सा कैसल दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कप दिखाया जाता है जो गिर चुका होता है। उसी के पास एक लड़का वो मरा हुआ होता है और उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई होती है जो गार्ड्स को बोलती है जाओ और क्राउन प्रिंस के बॉडी को ठिकाने लगा दो। और वो गार्ड्स बोलते हैं ठीक है माय लेडी। वो गार्ड्स उस प्रिंस के बॉडी को लेके जा रहे होते हैं और जो वो लड़की होती है वो थोड़ा सा निराश होती है और बोलती है मेरे आइडल, मेरे लव के लिए। हमें उस लड़की के हाथ को दिखाया जाता है जो बहुत जोर से कांप रहा होता है। वो ये बोलती है कि मैं ये सब कुछ उसके लिए कर रही हूँ। वो अपने हाथों को एक दूसरे के अंदर बीच लेती है और वहाँ से जाने लगती है। वहाँ पर बस वो प्रिंस नहीं मरा होता, वहाँ पर और भी बहुत सारे सेना भी मरे होते हैं जिनके बीच में से वो लड़की जा रही होती है। वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोच रही होती है कि उसने मुझे बोला था कि अगर मैं क्राउन प्रिंस को मार दूंगी तो उसको वो क्राउन मिल जाएगा और क्राउन मिल जाने के बाद वो मुझसे शादी कर लेगा। अब वो क्राउन उसका हो चुका है, इसका मतलब वो मुझे और ज़्यादा प्यार करेगा। ये सोचकर वो लड़की जो होती है वो अपने मुंह से खून को पोंछती है और एक बड़ी से हॉल के अंदर एंट्री करती है जहाँ पर सारे सामान बिखरे हुए होते हैं। वो कहीं पर जाके खड़ी हो जाती है और उसके सामने एक लड़का जो राज गद्दे पर बैठा हुआ होता है वो बोलता है वैसे क्या संदेश तुम लाई हो। वो जो लड़की होती है वो आसपास देखती है जहाँ पर बहुत सारी लाशें गिरी होती हैं और वो उसे देखकर थोड़ा सा घबराती है और बोलती है प्रिंस अल्फांसो और नहीं रहा। ये सुनकर वो जो प्रिंस होता है वो स्माइल करता है और बहुत ही तेज़ी से हंसने लगता है। वो उस लड़की की तरफ देखता है और बोलता है माय स्वीटहार्ट अरियाने, तुमने बहुत ही अच्छा किया। उसे सुनकर जो अरियाने होती है वो हंसती है। फिर वो जो लड़का होता है वो नीचे उतरते हुए बोलता है इतने लंबे समय के बाद अब ये हमारा समय है। फिर वो उस लड़की को हक करते हुए बोलता है इस पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लेडी। वो लड़की फिर खुश होते हुए बोलती है जैसा, और वो अपने मन में बोलती है यही वो है जिसको मैं चाहती थी। जिस खुशी को वो महसूस कर रहा है वो मेरा है। मैं जितने ज़्यादा समय तक जेसर के साइड में रहूंगी मैं कुछ भी करूंगी, सब कुछ। फिर अरियानी हमें बताती है जेसर को किंग बनते हुए 9 साल बीत चुके हैं और जेसर इस किंगडम को बहुत ही अच्छे से चला रहा है। एक हॉल से अरियानी पास कर रही होती है और वहाँ की जो मेट्स होती है वो अपने अंदर गॉसिप करने लग जाती है। प्रिंस अल्फांसो के मौत के बाद अरियानी जेसर के साइड में रहकर उसी के साथ ही रहने लगी और जेसर के लिए वो सब कुछ करती थी जो उसे करना चाहिए और वो क्वीन बनने की भी प्रिपरेशन कर रही होती है। पर उसे ये लगता है कि कुछ तो कमी है और फिर हमें 8 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक टी पार्टी पर बहुत सारे औरतें मिलजुल कर बात कर रही होती है। पर जब अरियानी होती है वो एक साइड पे ही अकेले बैठी हुई होती है। वो औरतें जो होती है वो अरियानी के बारे में बहुत ही खराब बातें बोल रही होती हैं। एक लेडी वहाँ पर बोलती है कि जो अरियानी है वो जेसर की वाइफ बनने के लिए और इस महल की रानी बनने के लिए वो जेसर के चारों तरफ घूमती रहती है। दूसरी औरत बोलती है कि मैंने सुना है जो अरियानी है वो जेसर के पास हमेशा चिपके हुए रहती है ताकि उसे इस दरबार में कोई बड़ा स्थान मिल जाए यहाँ पर रहने के लिए। पर उसके जैसे गरीब और एवेंजर महिला को इस स्थान पर, इस पवित्र स्थान पर घुसने ही नहीं देना चाहिए। फिर हमें वो लेडी दिखाई जाती है जो ये सब बोल रही होती है। वो लेडी फिर से बोलती है कि मैंने ये अफवाह सुनी है जो लॉर्ड जेसर है वो अपने लिए वाइफ ढूंढ रहे हैं। उनकी वो सारी बातें अरियानी भी सुन रही होती है। फिर दूसरी लेडी बोलती है पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तो अपने फियांसे से ही शादी करेंगे। हे, क्या तुम सोच सकती हो यह कितना अदृश्य होगा। ये सब कुछ अरियानी भी सुन रही होती है और उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है पर वो अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है। और वो आगे ये भी बोलते हैं कि क्या सच में वो एक से अबीद औरत से शादी करेंगे। फिर जो अरियानी होती है वो काउंटडाउन करते हुए बोलती है कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जो बात करना है उन्हें करने दो। जेसर सिर्फ मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे। इतने से उनका मन नहीं भरता। फिर जो लेडीज होती हैं वो और भी बात करने लगती है। वो जेसर के बारे में बात कर रही होती है। एक लेडी बोलती है क्या तुमने वो रूमर सुना है जेसर के बारे में कि जेसर भी एक कंक्यूबिन चाइल्ड है।
हाँ, मैंने सुना है कि लॉर्ड जेसर जो है वो प्रिंस के कज़न नहीं है। वो दोनों हाफ ब्रदर्स है जो अलग माओ से जन्म लिया है। फिर वहाँ पर एक लेडी आते हुए बोलती है कि तुम्हें पता है कि उन्होंने इस कमीने और कॉन्क्यूबाइन चाइल्ड के बारे में क्या कहा। वो एक अपवित्र मिलन का फल होते हैं। अगर मेरी मानो तो जेसर को वो थ्रोन देना ही नहीं चाहिए था। तब से अरियानी अपने बारे में सुन रही होती है, पर जेसर के बारे में जैसे ही वो सुनती है उसे बहुत जोर से गुस्सा आता है। फिर वो अपना हाथ बढ़ाते हुए जो लेडी वो बोल रही होती है उसके बाल पकड़ते हुए बोलती है, मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी इस घटिया मुंह से जेसर के बारे में ऐसा बोलो, तो अभी के अभी तुम माफी मांगो। तुम मेरे बारे में कुछ भी बोल सकती हो, पर लॉर्ड जेसर के बारे में आगे से ऐसी बातें मत करना। तभी कोई उनको देखकर बोलता है, यहाँ पर क्या चल रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर जो अरियानी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अरियानी बोलती है जेसर। फिर जो जेसर होता है वो आते हुए बोलता है, ओह माय गुडनेस, काउंट मार्क्विस। उसे अरियानी की तो बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसे छोड़कर वो जो जेसर था वो उस लेडी के पास जाता है जिसको अरियानी मार रही होती है और उसे बोलता है, क्या लेडी आप ठीक हैं? ऐसा बोलते हुए जेसर अपना हाथ बढ़ाता है। वो जो लेडी होती है वो बोलती है, जेसर तुम बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हो और इंटेलिजेंट भी, फिर भी मैं इसके बारे में ये नहीं बोल सकती। उन दोनों को ऐसे बात करते हुए सुनकर जो अरियानी होती है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज और दुखी हो जाती है। उसके बाद जो जेसर होता है वो उसकी तरफ टर्न करते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए अपने करीब लाते हुए बोलता है, तुम्हारे पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है जिससे तुम एक नोबल लेडी के साथ इस तरह का बिहेवियर करो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि हमें उनका सपोर्ट चाहिए? तुम्हारे इस घमंडीपन से ज्यादा उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मेरे लिए ज्यादा काम का है। उसकी ये बातें सुनकर जो अरियानी होती है वो शॉक हो चुकी होती है। फिर जो जेसर होता है वो आगे बोलता है, अगर तुम इस तरह के बिहेवियर रखना चाहती हो तो आगे तुम सोच भी कैसे सकती हो कि तुम मुझसे शादी करो। ये सब बोलकर जेसर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें पार्ट से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अरियानी ये सब सोच रही होती है। फिर जो अरियानी होती है वो अपने मन में बोलती है, उस दिन से आज तक मैं उसकी फियोंसी बनी रही और उससे ज़्यादा मैं उसकी कुछ भी नहीं बन पाई, और अब भी मैं खुद को तैयार कर रही हूँ एक क्वीन बनने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो जेसर होता है वो अरियानी के ऊपर होता है और बोलता है कि तुम देखो मैं एक बहुत ही अच्छा राजा हूँ, इससे मुझे जितने भी लोबल लेडीज और मैंस है सबको अपने कंट्रोल में करना होगा, इसलिए तुम्हें भी मेरा साथ देना चाहिए। अरियानी बोलती है, जेसर रुको, और जो जेसर होता है वो ना रुकते हुए उसे किस करने लगता है। अरियानी अपने मन में बोलती है, उस दिन के बाद से मैंने बहुत ही ज्यादा प्रयास किया कि मैं जेसर का दिल जीत सकूं। अरियानी अपने मन में बोलती है कि मैं जेसर से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी जो मुझे जेसर करने के लिए बोलता है मैं वो करती हूँ। फिर जेसर बोलता है कि हाँ मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं वो भूल गया था कि मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं कैसे शादी करूँगा। फिर जेसर बोलता है कि मैं तुम्हारी बहन यानी इजाबेला से शादी करूँगा। ये सुनकर जो अरियानी होती है वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और जेसर को अपने ऊपर से हटाते हुए बोलती है मेरी सिस्टर उसकी तो शादी कब की हो चुकी है और वो प्रिंस अल्फांसो से हुआ था और उसकी मौत के बाद मेरी बहन अब विधवा हो चुकी है और मुझे नहीं लगता एक क्राउन प्रिंस को एक विधवा के साथ शादी करना चाहिए। फिर जो जेसर था वो बोलता है कि शादी के बाद भी जो लेडी इजाबेला है उसने प्रूफ कर दिखाया कि वो अभी भी प्योर है। फिर अरियानी बोलने लगती है कि तुम्हारा इसे क्या मतलब है कि वो अभी भी प्योर है? वो अल्फांसो के बच्चे की माँ बनने वाली थी पर वो बच्चा मर गया। फिर जो जेसर होता है वो गुस्से से बोलता है, अरियानी क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी जो बहन है वो विधवा वाली जिंदगी जिए और तुम यहाँ पर खुश रहो और वो वहाँ पर दुखी रहे? तुम कितनी मतलबी हो। फिर जो जेसर होता है वो अरियानी को पकड़ता है और उसे नीचे फेंक देता है। उसकी ये बिहेवियर देखकर जो अरियानी होती है वो शॉक हो जाती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं और वो बोलती है, जेसर क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे? अरियानी फिर वो खड़ी होती है और वो बोलती है, तुमने मुझसे वादा किया था मुझसे शादी करने के लिए
और तुमने ये भी बोला था हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे जब तक हमारा अंतिम दिन ना आ जाए। वो दोनों कुछ समय के लिए चुप रहता है। फिर जो जेसर होता है वो अरियानी से बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी बहन तुमसे लाख गुना ज्यादा अच्छी है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और एक तुम्हें देखो, तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि किसके सामने किस तरह का एक्ट करना है। फिर अरियानी बोलती है जेसर क्या ये हो सकता है, तुम पहले से ही मेरे सिस्टर से प्यार करते थे और तुमने मेरा यूज किया। इसे सुनकर जो जेसर होता है वो कुछ समय के लिए हंसता है और बोलता है क्या तुम्हें पता है इस पूरे किंगडम में मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हूँ और मुझे जितना पता है इस पूरे किंगडम में इजाबेला सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी है, इसलिए सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को सबसे सुंदर महिला ही मिलनी चाहिए। पर तुम्हारे फादर ने इजाबेला की जगह तुम्हें मुझे दे दिया। और क्या तुम्हें पता है जिस दिन मैंने ये सब सुना मुझे कैसा लगा था? मैंने तुमको सब कुछ दिया और तुम मुझसे क्या चाहती हो? इसे सुनकर जो अरियानी होती है उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो नीचे गिर जाती है और जेसर की तरफ देखते हुए रो रही होती है। फिर अरियानी बोलती है क्या तुम्हारा मतलब ये है कि इजाबेला की जगह मैं तुम्हारे लिए बस एक प्राइज थी? फिर जेसर बोलता है क्या प्राइज? बेचारी अरियानी तुम तो एक प्राइज भी नहीं थी। ये सुनकर अरियानी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, वो पूरा काँप रही होती है और वो बोलती है जेसर तुम्हारे लिए मैंने अपने खुद के कंट्री को धोखा दिया और मेरे हाथ को देखो, ये रिंग फिंगर को मैंने तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस कर दिया। मैंने तुम्हारे लिए अपनी रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, मैरिज सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, अपनी एंटायर लाइफ भी। उसकी ये सारी बातें सुनकर जेसर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। वो अपना मुंह फेर देता है और वहाँ पर गार्ड्स को बुलाता है और उन गार्ड से बोलता है कि ऐसा लगता है लेडी अरियानी अपनी आप को भूल चुकी है, वो पागल हो चुकी है। उसको सुनकर अरियानी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। फिर आगे जेसर बोलता है उसे वेस्टर्न टावर पर ले जाओ और उसे जाने मत देना। वो गार्ड्स उसे ले जाने लगता है। जो अरियानी होती है वो बोलती है जेसर। तो यहीं पर इसका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।